इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हो गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बच्चों, सारे क्वेश्चन में आप लोगों को अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सब में यही चलेगा। अब देखो एक बेसिक समझ लो, इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और बेचूंगा तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो इन अकाउंटों में टू बैंक बाय बैंक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा? टू बैंक बाय बैंक। खरीदूंगा टू बैंक, बेचूंगा, सब वर्किंग नोट का खेल है। बस अमाउंट कितना लेना है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। और वो वाली बात मत भूल जाना कि अगर आपने शेयर्स या डिवेंचर खरीदा है और उसके पहले का इंटरेस्ट है तो वो P&L में नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम होगा, लेस होगा। वो वाली बात मत भूलना, काम आएगी। एक और, सारे क्वेश्चनों में ये एक बेसिक असम्पशन लेगा, वो तुम 2 मिनट सुन लो। कल तो क्या एक ही शेयर खरीदा था और एक ही बेचा था, तो बहुत लल्लू था। प्लीज सामने देखना। मान लो मैंने 5000 शेयर खरीदे और वो खरीदे मैंने 5 लाख रुपए में। फिर मैंने 5000 और खरीदे, वो खरीदे मैंने 7 लाख रुपए में। फिर मैंने 2000 और खरीदे और वो खरीदे मैंने 2 लाख रुपए में। अब 12000 शेयर है मेरे पास, इसमें से मैंने 3000 सोल्ड कर दिए। अब मैंने 3000 जो सोल्ड किए वो 3 लाख रुपए में सोल्ड किए। अब इनकी सेल प्राइस तो दे रखी है मुझे, लेकिन इसकी कॉस्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि कॉस्ट 3000 की है ही नहीं। पहले लॉट में 5 थे, हो सकता है ये 3 इस 5 में से होंगे, हो सकता है ये 3 इस 5 में से होंगे, हो सकता है 2 इधर से होंगे, 1 इधर से होगा, हो सकता है 2 इधर से होंगे, 1 इधर से होगा, आई डोंट नो। तो ये हर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज करेगा। क्या करेगा? तो ये इसकी कॉस्ट कैसे निकालेगा? इन सब को प्लस कर लेगा। 7 और 5 12, 12 और 2 14, डिवाइड करेगा 12 से, क्योंकि टोटल 12 हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई करेगा 3 से। 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 से 14 तुम काट पीट लेना, तो 3.5 लाख। तो आपको देखना है 3.5 की चीज कितने में बिकी है, तो 50,000 का नुकसान। ये आपको स्टैंडर्ड असम्पशन लेनी है कि वी विल फॉलो एवरेज कॉस्ट मेथड। हम हर बार क्या फॉलो करेंगे? हम चाहते तो लीफो फीफो भी चला सकते थे। हम ये मान सकते थे कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब 2 इधर से है, 1 इधर से है। हम फीफो भी चला सकते थे कि ये पूरे 3 कौन से हैं, ये वाले। लेकिन हम चलाएंगे क्या? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है और ये कुछ भी क्लियर करना जरूरी नहीं समझता, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब मैं यही किसी दूसरी जगह पढ़ा रहा होता तो वहां पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ होता है बराबर। ये हर क्वेश्चनों में क्या फॉलो करेगा? वेटेड एवरेज। ठीक है, चाहते तो हम फीफो और लिफो भी फॉलो कर सकते थे। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेयर्स खरीदे हैं और उसमें से कुछ शेयर आपने बेचे हैं, तो जो शेयर आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उसकी सेलिंग प्राइस तो गिवन होगी कि उसे बेचा कितने में है, लेकिन उसे खरीदा कितने में है ये हमें पता, क्योंकि ये 3000 शेयर इस लॉट में से भी हो सकते हैं, इस लॉट में से भी हो सकते हैं, आधे इधर से आधे इधर से, और एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुड बी मेड। सो वी डोंट नो दैट ये 3000 कहां से बिलोंग करते हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट वी विल फॉलो वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मतलब सारी कॉस्ट ऊपर, सारे शेयर नीचे, मल्टीप्लाई बाय शेयर सोल्ड, मल्टीप्लाई बाय। पीयूष आ गए बेटा? वीडियो देख के आए हैं? चलो, 2 बातें बतानी थी आपको, इंपॉर्टेंट बता दी। क्या 2 बातें बताई मैंने? एक तो वेटेड एवरेज वाली बात बताई, उससे पहले एक बात और बताई मैंने तुम्हें कि अगर आपके शेयर खरीदने से पहले का डिविडेंड है तो उसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, मैं तो अपन ने एस में पढ़ ही लिया था, बट अप्लाई करते वक्त भूल जाओ तो याद रखना बराबर। कृष्णा मूर्ति ने 1000 शेयर खरीदे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके सामने बुक खुली रहनी चाहिए, अब सब प्रैक्टिकल चलेगा। कृष्णा मूर्ति ने, मैं पहले पूरी पिक्चर एक बार में दिमाग में जमा लूंगा, या तो आप चाहो तो समरी बना सकते हो पहले, और समरी ना बनाओ तो एक इंपॉर्टेंट बातों को टिक करते जाना, अंडरलाइन। 1000 शेयर खरीदे हैं, 100 का है लेकिन खरीदे 120 में है, ब्रोकर ने 2% ब्रोकरेज दिए, अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट, इसने रजिस्ट्रेशन में स्टैंप ड्यूटी कराने में 50 पैसे हर 100 रुपए पे खर्च करे हैं। 50 रुपए नहीं है, 50 पैसे है, तो 50 पैसे अपॉन 100 0.5 हो गया। ठीक है, ये इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी में खर्च करा है। किस में खर्च करा है? तो मतलब अगर बच्चों में अगर ऐसा देखो कि 2% मैंने ब्रोकरेज दे दी, 50.5% मैंने इधर दे दिया स्टैम्प में, तो 2.5% मेरा कट गया, मतलब ज्यादा लगा।
ब्रोकरेज लगी 2% की और 0.5 का ये लगा, तो मेरे को 2.5% ज्यादा देने पड़े शेयर परचेज। और एज पर एज 13 शेयर परचेज करने में जितने भी इनिशियल कॉस्ट लगेगी वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड होगी। थ्योरी याद है हमें बराबर। नेक्स्ट, कंपनी ने 31 तारीख को बोनस दिया है 1:2 में। अच्छा, अब मुझे एक सुर में जवाब देना, 1:2 का क्या मतलब निकालूं? 2 के बदले में 1 की 1 के बदले में 2? 2 के बदले में 1। बोनस कम मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। आप यहाँ पे अजम्पशन ये 1:2 वैसे तो क्लियर करना चाहिए इसको, लेकिन ये क्लियर नहीं करेगा तो आप हमेशा ये मानोगे कि 1:2 का मतलब है 2 के बदले में 1, ना कि 1 के बदले में। इतनी अच्छी कोई कंपनी नहीं होती। कौन कंपनी होती है इतनी? 1 के बदले में तुम्हें 2, बोनस शेयर पहले ही फ्री में दे रहा हूँ, वो फ्री में भी मैं तुम्हें 1 के बदले में 2 दूं कि तुम्हारे पास 1 है तो 2 और ले लो। ये कौन सी बात हुई? ये तो फिर भी रीजनेबल है कि 2 है तो 2 के बदले में 1 दे देता हूं। आधी जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी। नेक्स्ट, जिंदगी में सुकून नहीं मिला, बाकी ये बात तो है तुम्हें आगे बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। बोनस मिलने के पहले और बोनस मिलने के बाद शेयर देखो कितने हो गए। बोनस मिलने के पहले शेयर 175 रुपए का था और बोनस मिलने के बाद, याद है मैंने तुम्हें एक बार बोला था कि बोनस मिलने के बाद हमेशा शेयर का प्राइस कम हो जाता है। पाइथागोरस की थ्योरम की तरह प्रूफ हो गया कि कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती है। नेक्स्ट, कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर, और आपने सारे शेयर किसी ब्रोकर के थ्रू बेच दिए और उसने फिर शेयर ब्रोकर ने ली कितनी? मैंने कल बोला था परचेज में भी लगती है और सेल में भी लगती है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन ही बहुत कम है। अब मैं बनाता हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाता हूँ मैं? बोर्ड पे देखना, बिल्कुल भी बुक में मत देखना। ये मेरी क्रेडिट साइड और ये मेरी डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स, एक कॉस्ट या डिविडेंड का कॉलम, अरे डिविडेंड या इंटरेस्ट का कॉलम, और एक कॉस्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट। ऐसे है ना, इसको जब एग्जाम में करो तो बोल के करना, नहीं तो क्या कॉलम इतने सारे एक आध रह जाते हैं, फिर काटापीटी होती है। डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे शेयर पे मिलता है डिविडेंड और यहाँ आएगी इसकी कॉस्ट, फिर यहाँ डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पूरी जगह छोड़ देना वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट की जगह जरूर छोड़ना। एक बच्चों जैसी चीज भी कर करके बताने, इसे पागल लोगे। अब कब खरीदा है मैंने पहली बार शेयर? 1 अप्रैल को, तो यहाँ लिख दो 1 अप्रैल 2011। खरीदा है तो क्या लिखूंगा? 2 बैंक। कितने शेयर खरीदे हैं? 1000। कितने में खरीदा है? हाँ, तो उसके लिए बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट 1। पहले आएगी कॉस्ट 1000 शेयर और 120, तो ये हो गया 1,20,000। इसमें ऐड होगी ब्रोकरेज। यार ये लाइट की वजह से बोर्ड सही तो दिख रहा है ना? तुम लोगों को तो सही दिख रहा है ना? उधर हाँ तो कर दो इसको बंद, पॉज कर दो 1 मिनट। 1,20,000 ऐड कर देंगे इसमें ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितनी है? 2%। 1,20 का 2%, 2400। फिर ऐड करेंगे स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी आप ऐसे कर लो, 50 पैसा है 100 रुपी पे, 0.5 अपॉन 100 कर लो तो परसेंटेज में आ जाएगी, 0.5 की आएगी मतलब। तो 1,20,000 का 0.5%, 1200 का आधा 600, ये सब मिल मुला के 1,23,000। तो यहाँ कॉस्ट में कितना आ जाएगा? 1,00,000। इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ूं मैं। करा ही क्या है इसमें, मैंने सिर्फ कॉस्ट निकाली है। ठीक है, कॉस्ट 120 तो थे ही, ब्रोकरेज लगी वो भी ऐड हुई, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी में दिमाग क्या लगाया है बस मैंने कि 0.5% कैसे आया है। उसने कहा था आपके 50 पैसे लगते हैं, तो 0.5 कितने पे लगते हैं? 100 रुपए पे। तो इसको परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100, तो 100 से 100 कटा तो ये परसेंटेज में भी कितना आया? 0.5%। ठीक है, परसेंटेज में लाया हूँ बस ताकि सब चीज़ परसेंटेज में हो जाए। बोनस, अब तो शेयर बोनस ही मिला है बस,
कितना बोनस मिला है? 1:2। अब मेरी बात सुनो, बोनस मिलेंगे तो शेयर्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे तो डेबिट में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो बढ़ेगी तो डेबिट में आएगा। लेकिन यहाँ टू बैंक नहीं लिखूंगा क्योंकि फ्री में आए हैं, तो यहाँ लिखूंगा टू। क्या लिखूंगा? अब बोनस शेयर कितने मिले उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट 2। बोनस शेयर मेरे पास पहले 1000 शेयर थे और 2 के बदले में 1 मिलेगा, तो डिवाइड बाय 2 × 1, तो आई विल गेट 5। तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए और कॉस्ट आ गई 0, क्योंकि बोनस शेयर में कोई पैसा। लेकिन अब है ना, फर्क याद है क्या पड़ेगा? सर इसकी एंट्री नहीं करते ना। अब क्या फर्क पड़ेगा? मैं वेटेड एवरेज से चलूंगा। जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो वेटेड एवरेज में ये कॉस्ट लूंगा 123, और नंबर ऑफ शेयर में मैं 1500 लूंगा। तो जो कॉस्ट अब 1000 की थी ना, वो कॉस्ट कितने की हो गई? 1500। इसलिए बोनस शेयर की एंट्री करना जरूरी है, इवन दो वी हैव नॉट स्पेंट अ पेनी व्हाइल एक्वायरिंग। हमने पैसा खर्च नहीं किया, फिर भी मैं उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले रहा हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले रहा हूं, पैसा खर्च नहीं किया। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर नहीं लूंगा तो नंबर ऑफ शेयर 1000 हो गए डिवाइड करते वक्त, जबकि नंबर ऑफ शेयर मुझे अब कितने लेने चाहिए? 1500, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में अब कितने शेयर है? 1500, जिसकी लागत कितनी है? 1,23,000। तो मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। एवरेज कॉस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी मुझे? क्योंकि मैं अभी शेयर्स को सेल करूंगा। सेल करते वक्त मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। तो मैं एक वर्किंग नोट और बनाऊंगा, वर्किंग नोट 3। चलो देखते हैं शेयर्स कितने सेल करे हैं। पढ़ो, कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर। सिर्फ हमने बोनस शेयर सोल्ड करे हैं। कौन से शेयर बोनस शेयर सोल्ड करे हैं? बोनस शेयर। पहले देखते हैं सेल प्राइस कितनी है, कितने में सेल करे हैं, कुछ गिवन है? अब नहीं बोला तो मार्केट प्राइस 90 है तो 90 पे ही करे होंगे, या तो बोलता कि 95 पे करे, 100 पे करे, 200 पे करे। बोला बोनस मिलने से पहले प्राइस कितनी थी? 175। बोनस मिलने के बाद प्राइस कितनी है? 90। तो सेल भी कितने में की होंगे? सामने देखो, तो 500 शेयर है और सेल किए हैं 90 पे, तो 500 × 90 हो गए कितने? और उसमें से ब्रोकरेज इस बार भाई परचेज में ऐड होती है और सेल में लेस होती है, तो लेस करो ब्रोकरेज। कितनी है ब्रोकरेज? 45,000 का 2%, 900 रुपए। तो इसको कितने में बेचा? 44,100। सेल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय बेल। कितने सेल करे हैं? 500। कितने में? 44,100। कब सेल करे? डेट देखो तो 31 एकदम ईयर एंड पे बेचे हैं। कब बेचे हैं? ईयर एंड पे। अब ये जो मैंने बेचे हैं इसका मुझे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस के लिए कॉस्ट चाहिए, तो एक वर्किंग नोट और बनेगा, वर्किंग नोट 4। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर 1,23,000 जो कॉस्ट थी वो 1500 शेयर्स की थी। कितने की थी? तो 500 शेयर की कितनी होगी? × 500, 40। तो अब मुझे एक सुर में बोलो, 41,000 की चीज 44 में बेची है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? डेबिट में आएगा। कहां आएगा? कल लॉस क्रेडिट में आया था। ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? प्रॉफिट डेबिट में क्यों आ रहा है? प्रॉफिट तो क्रेडिट में आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा P&L अकाउंट में, मैं एंट्री कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो रिवर्स पोस्टिंग ही तो होगी। तो यहाँ डेबिट का मतलब है वो P&L में क्रेडिट हुआ है। P&L में क्या हुआ है वो? तो यहाँ आएगा टू P&L। कितने का लॉस हुआ है? अरे प्रॉफिट हुआ है 31। अब यहाँ पे जो शेयर्स है वो बच जाएंगे बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर से। 1500 में से 500 गए 1000, और 1,23 में 3 जोड़ो 1,26, 1,26 में से 44,100 हटा दो, 100 कट गया, 1,26 में 80 अकाउंट। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, अभी खत्म नहीं हुआ। ये 82 आप रिवर्स कैलकुलेशन से भी निकाल सकते थे। 1,23,000 अगर 1500 की कॉस्ट है तो 1000 की कितनी होगी? तो 1,23 डिवाइड बाय 1500 × 1000 करते हैं तो भी यही आता। कितना आता? और बैलेंसिंग फिगर से भी यही आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, हमने AS 13 में पढ़ा है कि करंट इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं हम कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये तो कॉस्ट थी, तो हमेशा क्वेश्चन खत्म होने के बाद इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करना। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग पे प्राइस 90 रुपए दे रखी है, तो फेयर वैल्यू 90 हो गई, और हमारे पास शेयर 1000 है, तो 1000 × 90 कितने होते हैं? और मैं कितने दिखा रहा हूँ? विच एवर इज, तो मैं सही दिखा रहा हूँ। अगर मान लो 1000 × 80 करता तो 80 आता, तो फिर मैं 82 नहीं दिखाता, कितने दिखाता? 80।
तो एक चीज कहीं लिख लो कि हमेशा ईयर एंड पे कॉस्ट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। लिखो, हमेशा ईयर एंड पे कॉस्ट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। हमेशा ईयर एंड पे कॉस्ट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इसको हटा दो, कोई फोटो वोटो लोगे क्या? बुक में एज इट इज ही बना हुआ है, वर्किंग नोट भी बने हुए हैं। आगे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें आप डिविडेंड का कॉलम नहीं भी बनाते तो चलता, क्योंकि क्वेश्चन में डिविडेंड डिक्लेयर का कुछ इंफॉर्मेशन, तो डिविडेंड होता तो डिविडेंड के कॉलम में आता, अभी तो कुछ है नहीं। आप लोग डिविडेंड का कॉलम मत ही बनाना, क्योंकि डिविडेंड मंथ के हिसाब से नहीं मिलता, इंटरेस्ट मंथ के हिसाब से होता है। तो जब डिबेंचर की बात हो रही हो तो इंटरेस्ट का कॉलम बनाना, लेकिन डिविडेंड की बात, शेयर्स हो तो डिविडेंड का कॉलम मत बनाना, काम ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि डिविडेंड तो साल में एक बार ईयर एंड पे मिलता है, और डिविडेंड पूरा कहाँ जाता है? P&L में, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होता है अगर पहले का हो तो इसीलिए वो एक ट्रांजेक्शन के चक्कर में मैं बार बार कॉलम बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं नीचे नोट डाल के भी वो चीज बता सकता हूँ। तो यहाँ डिविडेंड का कॉलम कभी भी मत बनाना, लेकिन इंटरेस्ट का हमेशा बनाना, ये चीज याद रखना। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, कौन सी रिवैल्यूएशन वाली? हाँ, फिर कॉस्ट पे दिखाते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात और बेटा, ये ना भी लिखता ना तो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट को खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो, तो फिर उसे करंट ही मानना बेटर है, आप उसे लॉन्ग टर्म मत मानना, क्योंकि यहाँ पे सेल की भी इन्फॉर्मेशन है, परचेज की भी है। तो जब मैं उस पोर्टफोलियो में शेयर सेल भी कर रहा हूँ, परचेज भी कर रहा हूँ, तो फिर लॉन्ग टर्म कहाँ हुआ? तो बेटर असम्पशन है कि फिर हम उसे करंट ही माने। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 500 शेयर हमने ओमेगा लिमिटेड में खरीदे हैं 62,500 के, जिसमें अंडरलाइन करो ब्रोकरेज और स्टैम्प शामिल है। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहती है और बोनस दे रही है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी बोनस शेयर, मतलब एक के बदले में फॉर एवरी बोला है। ऐसे भी लिख सकता था 1:1, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में परेशान करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन, पहले बोनस देने से पहले शेयर 175 रुपए का था, और अब कितने का हो गया? 92, और हमने अपने सारे शेयर 90 में बेचे। देखो, हो 92 का गया, लेकिन हमने कितने में बेचे? आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना ले फटाफट, वैसा ही बनेगा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जल्दी जल्दी देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस बार मैं डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाऊंगा क्योंकि शेयर से, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अरे नंबर ऑफ शेयर का भी तो बनेगा, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट या कॉस्ट, कुछ भी लिख दो, ठीक है। फिर डेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट, ठीक है। हाथ एकदम जल्दी चलाना। कब खरीदा है पहला शेयर? खरीदा है मैंने, डेट नहीं दे रखी, तो डेट भी क्यों बनाया फिर मैंने? क्या लिखो अब डेट में? तो ये इससे खरीदा है कि बैलेंस बीडी, एक बार पढ़ो तो, परचेज लिखा हुआ है। अगर परचेज ना लिखता, यूं बोलता ऑलरेडी हैव, तो बैलेंस बीडी लिखता। परचेज बोला है तो टू बैंक। कितने खरीदे हैं? 500। कितने में खरीदे हैं? 62,500, ठीक है बच्चों। अब आगे डायरेक्ट बोनस ही मिला है, तो यहां लिख दूं मैं 2 बोनस शेयर। कितने? 1:1, और कॉस्ट में डैश लगा दूं, क्योंकि बोनस शेयर की कोई कॉस्ट, बोनस शेयर की कोई कॉस्ट, ये आ गया। अब नीचे बोला है पहले शेयर 175 का था, अब कितने का हो गया? 92 का, लेकिन हमने जो बेचा है वो 90 में बेचा है, तो हमने तो 90 में बेचा है, 90 में बेचा है, तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं बाय बैक। कितने शेयर बेचे मैंने? 500, और बेचे भी 90 में, तो 500 × 90 कर लो, 45,000। अब जो बेचे हैं उनकी कॉस्ट निकाल लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर। बोर्ड पे देखो, ये शेयर थे 62,500, और कितने शेयर थे? 1000, तो 500 की कॉस्ट कितनी होगी? हाफ कर लो इसको, 62,500 का हाफ 31,250। एक सुर में बोलेंगे, 31,250 की चीज अगर 45 में बिकी है, क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि P&L में वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लगाएंगे डैश। कितना प्रॉफिट हुआ है?
क्या बात है, अकाउंट क्लोज। अब बैलेंस दिखा दो, बाय बैलेंस सीडी। 1000 शेयर थे, 500 बिक गए, कितने बचे? 500 की कॉस्ट भी वही आएगी जो इस 500 की है, 500 की है तो अगले 500 की भी वही आएगी। कितनी आएगी? लेकिन इसको हमेशा कंपेयर करेंगे। हमारा क्लोजिंग प्राइस कितना है? 92.5 है, तो हमारे पास शेयर है 500 और हमारा क्लोजिंग प्राइस है 92.5, तो इनटू करो 500 को 92.5 से, धीरे बोलो, 46 आ रही है, 46 250 और हमारी आ रही है 31। तो क्या दिखाते हैं? विच एवर इज लोअर, यही लोअर है तो कोई दिक्कत। लेकिन आपका अगर 46 की जगह 26 आता तो फिर यहाँ कितने दिखाता? तो ये अपनी हैबिट बना लो, अपनी हैबिट कि हमेशा क्वेश्चन खत्म होने के बाद कॉस्ट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। बोलो, हमेशा क्वेश्चन खत्म होने के बाद कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज। अब एक बात बताए, हार्दिक पांड्या बताएगा, अगर मान ले यहाँ पे फेयर वैल्यू आती 26 तो मैं यहाँ पे दिखाता 26। सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। अभी मैं 45 और 31 को जोड़ कैलकुलेटर पे, कितना है? 76। इनको जोड़, वही आएगा गरीब, 76 250। और यहां भी कितना आएगा? लेकिन अगर तू यहां पे 26 लिखता तो फिर 76 नहीं आता, तो उधर 5000 का फर्क आता। फिर क्या करते हम? P&L में जाता, तो क्या लिखते? टू P&L की बाय P&L। लॉस होता तो फिर हम यहाँ क्या लिखते? लेकिन कोई भी चीज हम बैलेंस के बाद नहीं लिखते, तो फिर यहाँ बीच में हमेशा जगह छोड़ा करो। तुमने देखा होगा मैं हर बार छोड़ रहा हूँ, तो मैं इसलिए जगह छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बाय P&L आया तो बैलेंस ही आएगा। ये भी अपनी प्रैक्टिस बना लो कि ऐसा हमें करना है। फिर वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस सब बनी जाएगी। चलो आगे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 8। सारे शेयर्स ही शेयर्स के आ रहे हैं, डिबेंचर के नहीं आ रहे। शेयर्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं, डिबेंचर के हार्ड होते हैं थोड़े। रजत हैज, पास्ट टेंस में चले गए हैं, रजत हैज, तो मतलब इनके पास पहले से है, अंडरलाइन कर लो। इनके पास अभी नहीं खरीदे, पहले से है, तो टू बैंक मत लिखना, टू बैलेंस लिखना। खुशी क्या लिखेगी? टू बैलेंस। देखो 50,000 शेयर है जिसकी बुक वैल्यू 15 रुपए, मतलब हमने खरीदा कितने में भी होगा, आज इसकी हमारी बुक वैल्यू कितनी है? 15 है। आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है, 20 जून को हमने 10,000 शेयर और खरीदे 16 रुपए में। 1 अगस्त को हमें बोनस शेयर मिला फॉर एवरी 6, मतलब 6 के बदले में 1 बोनस। 31 अक्टूबर को हमें राइट शेयर भी मिले, कितने मिले? 3 फॉर एवरी 7, हर 7 के बदले में 3, और राइट शेयर हमें 15 रुपए में मिले। अब हमने जो ओरिजिनल शेयर खरीदे थे वो भी 16 में ही खरीदे थे, और राइट शेयर भी हमें 15 में मिले, तो कोई बहुत ज़्यादा हमें फायदा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि हमने राइट शेयर एक्वायर करे कि नहीं करे, क्योंकि जरूरी नहीं है हम राइट शेयर एक्वायर करें। नीचे पढ़ो, राइट सोल्ड 1/3, मतलब जितने भी राइट शेयर मिले थे उसका 1/3 राइट रजत ने 1/3 राइट 2 रुपए में बेच दिया। राइट बेचा है ना, राइट हम बेच सकते हैं। अब और बाकी के उनने सब्सक्राइब कर लिए, तो अब तो देखना पड़ेगा कितने मिले कितने नहीं। बस इतना याद रखना, इधर देखो, जितने भी हमें राइट शेयर मिले ना उसका 1/3 तो जो थे हमने राइट किसी को सेल कर दिया, राइट सेल करा, और बाकी के हमने खुद एक्वायर कर लिए, और एक्वायर हमने 15 रुपए में किए। ठीक है, अब आगे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, वही बना रहा हूँ मैं इतनी देर से। तो क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी रुक जाना, जिससे कुछ वही बताना। इसमें भी मैं डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाऊंगा तो चलेगा। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट, कॉपी पेस्ट, यही लिख के आना बेटा वहाँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, बोल देना क्लरिकल वर्क तो करता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, और ऐसे लिख देना हमारे सर करते थे वो। तो एक सवाल पूछा था मैं, हाँ लकीशा इधर देख, इसने कुछ राइट शेयर सेल किए हैं, राइट सेल किए राइट, और कुछ राइट शेयर एक्वायर किए हैं। एज पर एज 13
राइट को सेल करने का क्या प्रोविजन है ये बता दे मुझे। एज पर AS 30 राइट को सेल करने का, राइट हाँ, जैसे ये राइट सेल कर रहा है ना 2 रुपए में, जल्दी बता, बिल्कुल सिंपल है। एक बार रिवाइज किया तूने एस पूरा? तू बता पीयूष, जो सेल राइट किया है उसे P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे, बस यही है। एक और चीज थी, अगर आपने राइट कम राइट बेसिस पे खरीदे हैं और आपके राइट शेयर खरीदने के बाद राइट की वैल्यू कम हो जाती है तो उस अमाउंट को P&L में ना डाल के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करें। ठीक है, ये मेन है। लकीशा याद आया? तेरे को याद था तो फिर बताया क्यों नहीं? बाउली पिक्चर, मैंने बोला ना राइट को सेल करने का क्या प्रोविजन है। ठीक है, राइट को सेल करने का ये प्रोविजन है। ठीक है, राइट को सेल करने का। लेकिन अगर आप राइट शेयर खरीद ही लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। वो तो इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना आपकी। जैसे आपने नॉर्मल शेयर खरीदे या राइट शेयर खरीदे या बोनस शेयर खरीदे, शेयर खरीदे ना, शेयर खरीदने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कहाँ आएगा? वो तो बड़ा सिंपल है। खरीदूंगा शेयर, किसी भी तरीके से खरीदो, इधर आएगा। बेचूंगा, इधर आएगा। जो बच जाएगा बैलेंस CD, जो बच जाएगा। तो शेयर का हिसाब किताब तो बिल्कुल क्लियर रखना। शेयर आया इधर, शेयर गया इधर, बच जाएगा, बैलेंस खत्म। अब थोड़ा गौर से देखते जाना मैं कैसे बनाऊंगा। इसमें राइट शेयर भी है, बोनस शेयर भी है। सामने देखना, बिल्कुल सामने देखना। ठीक है, वर्किंग नोट भी बनेंगे। यहाँ देखो, 1 अप्रैल को ऑलरेडी मेरे पास शेयर्स है। 1 अप्रैल 11 है, क्या है? अब मैं यहाँ लिखता 2 बैंक, लेकिन अभी लिखूंगा क्यों, मेरे पास ऑलरेडी है। कितने शेयर है मेरे पास ऑलरेडी? हाँ, शेयर है कि 50,000 शेयर। क्योंकि ये क्या करता है, कई बार वो भी लिख देता है, नॉमिनल वैल्यू लिख देता है। तो आपको क्या लिखना है? 50,000 शेयर ही लेने हैं आपको। अब ये नॉमिनल वैल्यू लेता तो इंटू 100 कर देता, 100 का होता, इंटू 10 करता। हमें इंटू 10 में नहीं करना, हमें तो नंबर ऑफ शेयर ही लेना है। यहाँ कितने शेयर है? 50,000। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 16 रुपए। 16 15 तो 50,000 इंटू 15 करेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं कितना? 7.5 लाख। ये बैलेंस वीडियो हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये बराबर सुनते जाना, एक एक आराम से करेंगे इसको। अब नीचे आओ। 20 जून को हमने फिर खरीदे तो यहाँ आएगा 2 बैंक। क्या आएगा? और 20 जून को खरीदे तो 20 जून। कितने खरीदे हैं? कितने में खरीदे? 16। तो 10,000 इंटू 16, 1,60,000। एकदम आराम से चलना। नीचे आओ, अब आगे आओ। अब हमें बोनस मिला है 1 for every 6। इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। यहाँ देखो, वर्किंग नोट 1। यहाँ देखो, 6 के बदले में 1 मिला है। मेरे पास 50 पहले के थे, 10 अभी और खरीदे। तो मेरे पास कितने शेयर थे? और 6 के बदले में 1 मिलेगा। तो डिवाइड बाय 6 इंटू कितने बोनस शेयर मिलेंगे? तो यहाँ ले लो 2 बोनस शेयर। कितने? और कॉस्ट में लगा दो डैश। कॉस्ट में क्या लगा दो? आराम से चलना, एकदम आराम से। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अगला पढ़ो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मतलब कोई डाउट है क्या बेटा? पक्का? पीछे मैम, यहाँ पे समझ में आया बेटा? लकीशा समझ में आया ये? पक्का? आगे चलो। अब राइट शेयर देखो। डायरेक्टर ने राइट शेयर दिए हैं 3 for every 7। 3 for every 7। तो अब बनाऊंगा वर्किंग नोट 2। सामने देखो, 3 for every 7। मेरे पास 50, 10 और 10 और आ गए थे। तो मेरे पास टोटल कितने थे? 70। मुझे मिलेंगे 3 for every 7। तो डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 30। मैंने लिए कि नहीं लिए वो आगे बोला है। आगे क्या बोला है यहाँ देखो, इस 30 में से 1/3 के तो मैंने राइट सेल कर दिए। क्या सेल कर दिए? और 2/3 मैंने एक्वायर कर लिए या सब्सक्राइब कर लिए। 2/3 मैंने सब्सक्राइब कर लिया। तो 30,000 का 1/3 होता है, और 30,000 का 2/3 होता है
ये मैंने एक्वायर कर लिया। एक्वायर कितने में करा होगा, मुझे राइट शेयर कितने में मिला है, वो लाइन पूरी पढ़ो। कंपनी ने मुझे राइट शेयर कितने में दिया है, 15 रुपए में, तो इनटू, तो मैंने इसे एक्वायर किया है, तो यहाँ आएगा टू बैंक। टू राइट शेयर मत लिख देना, खरीदूंगा तो टू बैंक आएगा। हाँ ब्रैकेट में लिख दो कि ये क्या है, राइट शेयर। दुआ करना है इसके बाद ना खरीदे, चल बन जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, सॉरी 20,000। 20,000 मैंने खरीदे ना बच्चों, मैंने 20,000 खरीदे ना, तो यहाँ 20,000 ही आएंगे। 10,000 मैंने खरीदे तो लिए, ये तो मैंने राइट बेचा है। राइट बेचने का प्रोविजन अभी आप लोगों ने क्या बताया कि ये पैसा या तो P&L में जाएगा या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा, लेकिन बढ़ेगा तो नहीं ना, तो डेबिट में तो आ ही नहीं सकता। तो जो शेयर खरीदे हैं वो कितने हैं, 20,000। खरीदे कितने में, 15 में, तो यहाँ कितना आएगा, ये आ गया। अब इसका जो करना होगा करेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला, 1/3 शेयर हमने, 1/3 राइट हमने 2 रुपए में बेच दिया और बाकी के रेस्ट हमने सब्सक्राइब कर ली। तो भैया राइट बेचा है ना हमने, तो बस एक वर्किंग नोट और बना लो। कुछ और तो गिवन ही नहीं है कि हमने कम राइट खरीदे थे फलाना, ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ देखो एक वर्किंग नोट बनाओ कि सेल ऑफ राइट विल बी ट्रांसफर टू P&L, और इसको अच्छा बोल्ड करके आना और अमाउंट भी लिखना, 10,000 इंटू 2 रुपीज 20,000, और इसको ऐसा डब्बे में हाईलाइट करके आना, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई रोल, इसे P&L में जाएगा। या तो इसके लिए P&L बनाऊं मैं वापस, P&L क्यों बनाऊं, लिख के आ जाओ बस कि 20,000 कहाँ जाएगा, एज पर AS 13, एज पर बना के आ जाओगे, बराबर लिख के आओगे। अगर ये लिख के नहीं आते हो तो एक नंबर जबरदस्ती का कट जाएगा कि हमने जो राइट बेचा है वो पैसा कहाँ जाएगा, P&L में चला गया। अब आगे पढ़ो, आगे क्या खत्म हो गया। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है इसमें सेल किया ही नहीं, सिर्फ परचेज ही परचेज किया। तो यहाँ आ जाएगा 31 मार्च को बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD आएगा, बेचा तो है ही नहीं। अब 50, 60, 70, 80, 90, तो यहाँ आ जाएंगे कितने, और टोटल इनका कर लो, 3, 4 कितना, 12 लाख। अकाउंट देखिएगा जरा, ये यार है, बन जाएगा ये राइटिंग इतनी बढ़िया आ रही है यार। फोटो ले लो इसका तो यार, DP लगाएंगे, मरे कमीनो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये भी शेयर्स का ही है यार, बड़ा प्यार है इनको शेयर्स से। डिवेंचर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया यार। अगला देखो तो खत्म, प्रैक्टिकल में होगा तो वो तो तुम करोगे ना। हाँ मैंने बोला था, विधि कुछ बोली कि मैंने कुछ बोला था, विधि को सब याद रहता है मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। इलस्ट्रेशन नंबर 9, अभी कौन सा अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, मजे आ रहे हैं इस अकाउंट में, बन जाएगा ना तुमसे बढ़िया। कुछ करना नहीं है, 2 बैंक बाय बैंक खेलना है बस। 2 बैंक बाय बैंक, बढ़ेगा इधर कम होगा इधर, बढ़ेगा इधर कम होगा इधर, जो बैलेंस बच जाएगा वो CD खत्म। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस निकालना, एक्टिव रहना, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करना, गाने सुनते हुए मत करना। जरा सा भी इधर उधर हुआ दिक्कत हो जाएगी। आपने कोई भी चीज डिवाइड मल्टीप्लाई में गलती कर दी तो फिर पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। बाकी एकदम आराम से जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, बच्चों की तरह लाइन पढ़ा एंट्री करा, लाइन पढ़ा एंट्री करा, आराम से। चलो वो एक बार पहले पूरा जरूर पढ़ लेना ताकि आइडिया मिल जाता है क्या खरीदा है क्या बेचा है। देखो 25,000 सुंदर के पास शेयर थे, बुक वैल्यू 15 थी, वही वाली चीज है। इसने अनदर 5,000 खरीदे 16 रुपए में। फिर कंपनी ने बोनस शेयर राइट शेयर दिया, बोनस शेयर दिए 6 के बदले में 1, राइट शेयर दिए 7 के बदले में 3। अबे तो पिछले वाला ही लग रहा है बावला। उसके बाद शेयर होल्डर को राइट ट्रांसफर करने का राइट दिया गया था, तो सुंदर ने 33%, मतलब वही 1/3 हो गया, 1/3 शेयर शेखर को बेच दिए 2 रुपए में। बचा, इस बार भी 2 रुपए में ही बेचा है, लेकिन इस बार कुछ नई चीज है नीचे। नई चीज क्या है, 31 मार्च को हमें डिविडेंड भी मिला है। कितना डिविडेंड मिला है, 20%। और सुंदर को रिसीव हुआ 31 अक्टूबर को। कब रिसीव हुआ, मतलब सुंदर ही है ना। 31 मार्च का डिविडेंड कंपनी, भैया मेरी बात सुनो, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में ही मिलता है, तो 31 मार्च 11 का डिविडेंड 12 में ही मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में मिला इसको, तो मार्च का डिविडेंड इसको अक्टूबर में मिला, क्योंकि मार्च का डिविडेंड मार्च में मिल भी नहीं सकता। मार्च के हम तो लॉ पढ़ के आए हैं, मार्च में साल खत्म होता है,
अप्रैल से फिर एजीएम रखनी होती है और एजीएम रखने के लिए 6 महीने होते हैं और एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा और अक्टूबर में इसे मिला है। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि 31 मार्च का डिविडेंड मार्च के बाद ही मिलेगा, पहले तो मिल ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हमेशा करंट ईयर में मिलता है, जब हम एजीएम करते हैं उसके बाद ही मिलेगा। अब देखो डिविडेंड एक्वायर बाय हिम ऑन डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर, मतलब इसने 20 जून को जो शेयर खरीदे थे वो कॉस्ट में से एडजस्ट होंगे। ये तो इसने खुद ही लिख दिया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हो गया काम, अंडरलाइन करो। मतलब ये जो जून में इसने शेयर खरीदे ना उसका डिविडेंड ये कॉस्ट में से एडजस्ट करेगा, मतलब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हुआ। क्या हुआ ये? और सुंदर ने 25,000 शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पे बेच दिए। ऊपर क्वेश्चन में देखो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए थी, अंडरलाइन कर लेना, कहीं लिखी हुई थी, मैंने देखी थी। कितनी थी? फेस वैल्यू अगर 10 थी और 5 रुपए के प्रीमियम में बेचा है तो यहां लिख लो सेल प्राइस 15 हो गई। प्रीमियम फेस वैल्यू पे ही लगता है, फेस वैल्यू 10 थी, प्रीमियम में बेचा है तो सेल प्राइस कितनी हो गई? P&L अकाउंट भी बनाना है इस बार, बनाने ही P&L वेंडल में क्या है। पहले बनाएंगे अपन कौन सा अकाउंट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट डेबिट, डेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर, मत बनाओ ना डिविडेंड यार। मैंने अभी बोला ना डिविडेंड का क्या रोल होता है, डिविडेंड या तो P&L में जाता है या कॉस्ट में से कम होता है, कॉस्ट में से कम होगा तो इधर कॉस्ट में से कम होगा, उसके लिए डिविडेंड का कॉलम बनाने की जरूरत, और जो डिविडेंड हमें मिलेगा वो P&L में जाएगा, उसके लिए नोट डाल देंगे हम कि P&L में जाएगा, और नोट भी नहीं डालना, P&L अकाउंट बनाना है तो जो डिविडेंड हमें मिलेगा वो P&L में चला जाएगा। अभी बताता हूँ, अभी आपको बस ये याद रखना है, शेयर्स के केस में डिविडेंड का कॉलम मत बनाना, कोई काम नहीं आएगा। अब यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट, और बड़ा कर लो इसको थोड़ा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा है इसमें। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दो फर्क दिखे मुझे, एक तो पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं था, इसमें वो है, और पिछले क्वेश्चन में सेल नहीं करी थी, इस बार सेल भी करी है, बाकी तो मुझे पूरा सेम दिखा है। ठीक है, सामने देखो, यहाँ बनाएंगे हम बहुत सारे वर्किंग ग्रुप। सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 है क्या? 11 में ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अब सुंदर हैड मतलब ये शेयर पहले से थे तो यहाँ टू बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा? कितने शेयर थे? कितने के थे? 25 × 15 करो, 3 लाख। आराम से एक एक लाइन पढ़ते जाना। हो गया पहला, आगे आओ। आगे बोला है ऑन 20 जून, सामने देखो, 20 जून परचेज करें टू बैंक। कितने परचेज करें? कितने में परचेज करें? 5,000 × 16 करो, 80,000। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 80,000 में परचेज हो गया। आगे आओ, आराम से एक एक लाइन। उसके बाद बोला है द डायरेक्टर अनाउंस, फिर नीचे बोला था बोनस शेयर दिए 6 के बदले में 1, तो यहाँ वर्किंग नोट 1, बोनस शेयर 6 के बदले में 1, तो 25 और 5 मेरे पास कितने थे? और 6 के बदले में 1, तो डिवाइड बाय 6 × 1। एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है इस क्वेश्चन के बाद, याद दिलाना। 6 × 1 कितना आया? 5,000 टू बोनस शेयर और डैश, क्योंकि बोनस शेयर की कोई कॉस्ट नहीं। एक ही पैटर्न पे 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया है। अब वर्किंग नोट 2 क्या देंगे? राइट शेयर। राइट शेयर का क्या रेशियो है? 3:7 के बदले में 1, तो पहले 25, 5 और 5 35, और 7 के बदले में 3, तो 7 से कटेगा 5 बार, ये हो गए 15। अब 15 के 2 फाड़ कर दो। कुछ का तो हमने क्या करा?
राइट सेल का पूरा बराबर लिखता हूं मैं, राइट शेयर कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं राइट ही लिखूंगा, क्योंकि ये राइट बेचा है हमने 2 रुपए में, शेयर थोड़ी बेचा है, शेयर खरीदने का राइट बेचा है, शेयर खरीदने का राइट बेचा है, शेयर नहीं खरीदा ना बेचा, खरीदा ही तो बेचूंगा कहां से, बस राइट किसी को दे दिया कि भैया मेरे पास राइट है, जार चीता तू चली जा शब्बीर बन के, तेरे को मिल जाएगा वो शेयर, लेकिन तू बदले में मुझे 2 रुपए दे दे, तो मैंने मेरा अधिकार तुम्हें बेचा है, शेयर नहीं बेचा, शेयर तो तुम खरीदोगे उधर जाकर, तो ना मैंने शेयर खरीदा ना बेचा, सिर्फ शेयर खरीदने का राइट बेचा है, इसको भी सिक्योरिटी मानते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। चैप्टर नंबर 3 लॉ, राइट खरीदने का जो राइट होता है इसको भी सिक्योरिटी माना जाएगा। याद है सिक्योरिटी की डेफिनेशन? अरे वाह यार, ठीक है, तो हमने सिर्फ राइट बेचा है, क्या बेचा है, और कुछ राइट शेयर हमने एक्वायर कर लिए, राइट शेयर क्या कर लिया हमने, एक्वायर। कितना राइट बेचा है, 1/3, और एक्वायर कितना किया है, 15,000 का 1/3, 15,000 का 2/3। अब मुझे देख के बताओ राइट कितने में बेचा है, 2 रुपए, तो ये कितना आएगा, यहाँ लिख दो, इट विल बी ट्रांसफर टू, बढ़िया, थोड़ा अच्छे से लिख के आना, ये P&L में जाएगा। और ये जो 10,000 ये कितने में खरीदे, राइट शेयर कितने में दिए है कंपनी में, लाइन पढ़ रहा हूँ वापस, शेयर होल्डर, अरे ऊपर ही लिखा हुआ है राइट बेसिस और एट दी रेट 15 लिखा हुआ है, मतलब राइट शेयर कितने में दिए गए हैं, 15 रुपए, तो 10,000 इंटू 15 कितने आएंगे, इसको इधर ले लेता हूँ, 2 बैंक, राइट शेयर मत लिख देना, 2 बैंक लिखना, ब्रैकेट में लिखना कि ये क्या है, 2 राइट शेयर लिख दोगे तो एंट्री राइट शेयर नाम से हो गई, वो बैंक से एंट्री करनी है क्योंकि खरीदने में पैसा जाता है। तो ये कितने खरीदे हैं मैंने, 10,000, कितने में खरीदे हैं, ये 1.5 लाख आ गया, डेट वेट लिख देना है। बोनस कब दिया था, 16 अगस्त, और राइट शेयर कब दिया था, 31 अगस्त। लेकिन आप देखो आपने राइट शेयर लिया कब था, वो डेट लिखना, गिवन हो तो ठीक, नहीं तो फिर 31 अगस्त ही लिख देना। आपने कब लिया था, देखो ड्यू डेट दे रखी, तो आपने ड्यू डेट पे लिया होगा 30 सितंबर। वैसे डेट वेट देखता नहीं है चेक करने वाला, लेकिन कभी देख ले तो डेट लिख दिया करो, मतलब जब चेकिंग के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ ना तो मेरा ध्यान बस इधर जाएगा, फिर वर्किंग नोट पे जाएगा, इधर ध्यान कम ही जाता है, ठीक है। एक चेक करने की टेंडेंसी से बता रहा हूँ, अमाउंट देखेगा, एंट्री देखेगा, डेट वेट कभी नहीं भी देखता। अब देख ली, उसकी नज़र चल भी गई और पूरा क्वेश्चन सही है और आपने यहाँ डेट कुछ गलत भी डाल दी, तो बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको पूरे ही देगा वो, कोई डेट वेट का, लेकिन हम हमारी तरफ से कोशिश करेगी जो सही डेट है वही लिखे। नेक्स्ट, अंडरलाइन करते जाना आगे का। अब शेयर होल्डर ने अपने राइट ट्रांसफर कर दिए 2 रुपये में, वो मैंने कर लिया। अब डिविडेंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। डिविडेंड हमें मिला है 20%, कितना मिला है, अब मेरी बात सुनो, जो डिविडेंड हमें मिलता है वो तो P&L में जाता है, कहाँ जाता है, लेकिन इसने कहा है जो 20 जून को हमने शेयर खरीदे थे, इस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो P&L में नहीं जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा। तो यहाँ देखो सामने 5000 शेयर है, डिविडेंड एक सुर में बोलना, फेस वैल्यू पे मिलता है कि इशूड प्राइस, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, और डिविडेंड की रेट देखो कितनी है, 50,000 का 20%, कितना डिविडेंड मिला है, ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा। बच्चों इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी ना, तो बढ़ेगी तो इधर लिख रहा था मैं, अब कम होगी तो इधर लिखूंगा, तो यहाँ लिख दो बाय डिविडेंड रिसीव। एंट्री ये होती है इसकी, बैंक करा रखी है मैंने तुम्हें एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव 10,000 और सेकंड डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। याद आ रहा है 10,000, हर एक चीज मैंने तुम्हें एंट्री से ही समझाई है, हर एक चीज, और आप अगर इसी को P&L में डालते तो यहाँ आ जाता, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम हो रहा है तो यहाँ आता टू इन्वेस्टमेंट। तो आपने यहाँ पे एंट्री करी टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखूंगा बाय डिविडेंड रिसीव, नंबर ऑफ शेयर में तो डैश आएगा और अमाउंट पे आ जाएगा कितना, 10,000। ये समझ में ना आया हो तो वापस समझा दूंगा, एक बार फिर देख लो। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था
कि 20 जून को जो डिविडेंड मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा। तो फर्स्ट मैंने ये कैलकुलेट किया कि 20 जून को डिविडेंड मिलेगा कितना, तो मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो 5000 शेयर पे मिलेगा, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल होगा 50,000। 50,000 में 20% कितना आएगा 10,000, तो आपको 10,000 का डिविडेंड मिलेगा और ये डिविडेंड आपको कॉस्ट में से माइनस करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डिविडेंड रिसीव। एंट्री ये क्यों करी ये मैंने यहाँ समझा दिया, जब मुझे डिविडेंड मिलेगा तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव। अगर ये पीएनएल में चला जाता तो मैं एंट्री करता डिविडेंड रिसीव टू पीएनएल, लेकिन ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट में से कम होगा, तो मैं एंट्री करूंगा डिविडेंड रिसीव टू इन्वेस्टमेंट। 10,000 ये हो गई। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डिविडेंड रिसीव। डेट में डेट डाल दो, कब मिला है डिविडेंड देख लो, बोला था ऊपर डेट वेट, 31/10 को मिला है, 31। आगे आओ। अब मैंने शायद बस अब तो शेयर बेचे ही है मैंने। सुंदर सोल्ड 25,000 शेयर, तो बेचे हैं, तो यहाँ पे कब बेचे हैं, नवंबर में बेचे शायद, 15 नवंबर। कब बेचे हैं, तो यहाँ लिख दूंगा 15 नवंबर, और यहाँ बेचूंगा तो बाय बैंक। पूरे अकाउंट में टू बैंक बाय बैंक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, टू बैंक बाय बैंक, टू बैंक बाय बैंक। अब कितने शेयर बेचे हैं मैंने, 25,000। कितने में बेचे हैं, 15 रुपए में, क्योंकि 5 का प्रीमियम है, तो 15 में बेचे। 25 × 15 करो 3। अब मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा, भूलना मत एक एक चीज, इसकी कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट से प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, कॉस्ट वेटेड एवरेज से निकलेगी। वेटेड एवरेज में सब जोड़ लो, 375, यहाँ देखो 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख और -10 मत भूल जाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम किया था तो माइनस होगा, डिवाइड बाय 25, 30, 35 और 45 और मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि बेचे तो 25 है। यहां लिख दो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्या लिख दो, COGS है ये, क्या है, COIS है ये, COIS, कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है उसकी लागत, उसकी कॉस्ट। आ गई लागत, कितनी आई, कुछ भी समझ में नहीं आया, 3,30,000, 30,556। अब एक सुर में बोलेंगे 3,30,556 की चीज 3,75,000 में बिकी है, क्या है, ज्यादा में बिकी है, क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इधर आएगा 200, कितना प्रॉफिट है, 44,000। अकाउंट इधर से उधर बैलेंस आएगा 31 मार्च 12 को बाय बैलेंस CD, क्या आएगा, टोटल शेयर थे मेरे कितने, 45, कितने बेच दिए मैंने, 25, तो अब बच कितने गए। इसकी कॉस्ट कैसे आएगी, या तो बैलेंसिंग फिगर से, इसमें से ये हटा लो, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, एक शॉर्टकट बताता हूं, ये लिखो अमाउंट, ये लिखो ना, अमाउंट लिखो, जल्दी लिखो, 3,30,556 लिखो, लिख दिया, डिवाइड बाय 25 करो, इंटू 20 करो, 264। ये मैंने क्या करा, ये अगर 25 की कॉस्ट है तो 20 की कितनी होगी, जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, 25,000 और 20,000 है तो जीरो मत लगाओ। ये अगर 25 की कॉस्ट है तो 20 की कितनी होगी, डिवाइड बाय 25 इंटू 20। अब ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा, रादर देन कि मैं पूरा प्लस करूं फिर ये पूरा माइनस करूं और बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग फिगर से भी यही आएगा 264,444, यही आ रही है, देख लो एक बार 264,444। लेकिन चेक करना मत भूलना, चेक करना मत भूलना, इसको चेक करेंगे फेयर वैल्यू से। क्वेश्चन में देखो लास्ट में इसका क्लोजिंग प्राइस दे रखा है क्या शेयर का, बस तो भी चेक कैसे करूं, चेक करने हैं क्लोजिंग प्राइस से, क्लोजिंग प्राइस मार्च का, क्यों, इसमें इस साल के भी तो थे, इस साल के भी थे, तो करंट, आप हमेशा करंट ही मानना, दिमाग मत लगाओ। आप बार बार ये मनवाना चाह रहे हो कि ये शेयर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे दिखाने हैं, मैं कह रहा हूं मत मानना लॉन्ग टर्म, जहां उसने बोल दिया सेल करे हैं, लॉन्ग टर्म मत मानना। आप तो सेल कर रहा हूं मतलब वो शॉर्ट टर्म ही है, पड़े हुए रहेंगे तो ही लॉन्ग टर्म है, तो आप हमेशा करंट इन्वेस्टमेंट मानना इसको, और करंट मानोगे तो रूल क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। इसका लास्ट में देख लो यही आ रहा है 264। अब P&L का भी देख लो, एक मिनट, मेरे पास जगह नहीं है,
एक तो ये P&L में गया है, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा होगा 44,000। एक ये P&L में गया था सेल, तो बाय सेल ऑफ राइट आ रहा होगा 10,000। और एक हमें डिविडेंड मिला था। यहाँ देखो, हमें ये वाला डिविडेंड हमने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम किया था, लेकिन जो 25,000 शेयर है वो तो हमारे ही थे, वो तो हमारा ही है। तो 25,000 इंटू 10 इंटू 20% ये डिविडेंड हमें मिलेगा 50,000। 50,000 भी आ रहा होगा बाय डिविडेंड रिसीव नाम से। तो इस साल हमने कितना कमाया? 50 तो हमने डिविडेंड से कमाया, 10 हमने राइट बेच के कमाया, और 44 हमने शेयर बेच के कमाया। बोलो मेरे साथ, 50 हमने डिविडेंड से कमाया, 10 हमने राइट बेच के कमाया, और 44 हमने शेयर बेच के कमाया। राइट बेच के भी कमाया, शेयर बेच के भी कमाया। तो मोटा मोटा कितना पैसा कमाया हमने? 1,04,444। ये P&L बन गया। सिंपल बच्चों, परफेक्ट है। अब इसके अनसोल्ड कल करते हैं, जिंदा रहे तो। बंद कर दो भाई। हाँ 1 मिनट रुक जाएगी, इंपॉर्टेंट बात है, भूल गया। मैं कोई सी भी बता दूं, तुम्हें क्या पता मैं क्या बताने वाला हूँ? सुनो सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने वाला था। सिद्धार्थ इधर देख ले, बहुत मारूंगा। अरे तेरी एसएस करा। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि बोनस शेयर और राइट शेयर पे भी डिविडेंड मिलेगा, यूजुअली नहीं मिलता है, तो उस डिविडेंड को भी कंसीडर करना। अभी मैंने सिर्फ ये माना है कि ये 25 पे डिविडेंड मिला जो मैं P&L में ले गया, और ये 5 पे डिविडेंड मिला जो मैंने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम कर दिया। लेकिन ये शेयर भी तो थे मेरे पास, इन पे भी डिविडेंड मिलना चाहिए। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन देगा वो, ना दे तो राइट शेयर और बोनस शेयर पे कोई डिविडेंड नहीं मिलता। क्योंकि सुनो, उसका लॉजिक ये है, जिस साल में आपको राइट शेयर बोनस शेयर मिले हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा साल है कि इसमें हमने आपको फ्री में भी शेयर दे दिए, कम पैसों में शेयर दे दिए। तो अभी इन शेयर के ऊपर हम बोनस डिविडेंड, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी आपको फ्री में दिए गए हैं या कम रेट पे दिए गए हैं, तो इन पे डिविडेंड नहीं मिलता है यूजुअली। लेकिन क्वेश्चन बोल दे कि राइट शेयर और बोनस शेयर पे भी डिविडेंड मिलेगा, तो ये वाला डिविडेंड भी P&L में जाएगा। हाँ किसी पे भी मतलब, और क्या बचा? इनके तो सब पे मिला ही है ना, अभी भी मिला है। समझा नहीं तू क्या कह दिए, सुनाई भी नहीं दिया मुझे। हाँ, अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड ये होता है। बाकी राइट मिलेंगे, वोटिंग राइट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन डिविडेंड उस साल में नहीं मिलता। हाँ उस पर्टिकुलर ईयर। चलो बंद कर दो भाई।